स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 8 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट जो है न्यूज रहेंगे सब आपको कवर किया जाएगा। आप वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट डेज के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। कह रहा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन डे जो है कब मनाया जा रहा है, तो 8 मार्च को मना रहा है। हम लोग आज जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। यह दिन जो है महिलाओं के अधिकारों, समानता और सशक्तिकरण को जो है बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो क्यों महिला के अधिकार जो है उनको समानता लाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। थीम इसका वर्ष अब की वर्ष का है फॉर ऑल वोमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी एम्पावरमेंट, यानी सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। देखिए कहीं कहीं इसका थीम थोड़ा सा अलग हो सकता है दिख रहा है, लेकिन हम जो है मेन साइड से अगर देखे हैं तो यही थीम इसका जो है मिला है। थीम में कभी कभी होता है कहीं कुछ दिखाता है कहीं कुछ दिखाता है, तो अगर ज्यादा कंफ्यूजन आपको लगता रहे ना, तो फिर मतलब कहीं से उसको सर्च करके देख सकते हैं हम। और देखिएगा 2025 का एक ये महत्वपूर्ण दिवस और यह हो जाएगा, क्योंकि 2025 में क्योंकि बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ था, घोषणा पत्र हुआ था। वो भी क्यों हुआ था? महिलाओं से संबंधित मुद्दों को जो है डील करने के लिए घोषणा पत्र हुआ था। तो उसका अब की बार हम लोग 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो 1995 में जो है बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ था। महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था 1995 में। यह घोषणा जो है लैंगिक समानता प्राप्त करने और महिलाओं के अधिकारों को जो है सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो, इसलिए यह घोषणा जो है लाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बीजिंग घोषणा पत्र आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में, किससे संबंधित है? तो बीजिंग घोषणा पत्र जो है आपके महिलाओं के मुद्दों से संबंधित है, तो याद रखना है। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आप सबसे यही कहना चाहूंगा, खास करके आपके अपने पुरुष जो है मित्रों से, कि आप जो है अपने बहनों को, अपने बेटियों को जरूर पढ़ाएं और उनको जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। उनको पढ़ाएंगे तो आप जो है वो आगे बढ़ेंगी और आपका उससे भी जो है नाम रोशन होगा, आपके आपके परिवार का। उनको अच्छे संस्कार दीजिए। कई लोग कहते हैं पढ़ लिख लेंगे तो जो है समाज से वो दूसरे टाइप से हो जाएंगे, मतलब कहने का मतलब समाज में बहुत कुछ निगेटिव इमेज है इससे संबंधित। उस सबको छोड़ करके उनको पढ़ाइए, अच्छे संस्कार दीजिए। पढ़ के जो है देश का नाम रोशन जरूर करेंगे और आपका तो नाम उसके साथ रोशन होगा ही। तो देखिएगा अगर समाज में दो पहिया है, दो पहिया पे गाड़ी चल रही है, दो पहिया मतलब 50% महिलाएं 50% पुरुष हैं। तो अगर 50% महिलाओं को जो है आप नहीं सशक्त होने देंगे, उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो 50% पे गाड़ी नहीं चल पाएगी। कहने का मतलब जो अगर दोनों पहियों पे जो है भार बराबर रहेगा, लगभग बराबर भी नहीं रहे तब भी कह सकते हैं कि मतलब कुछ भार जो है इन पे भी आएगा, कुछ काम ये भी करेंगी, तो समाज जो है आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इनको जो है अच्छे से पढ़ाइए और ये अगर सशक्त हो जाएंगी तो जो है अपने मुद्दों को भी जो है ये डील कर सकती हैं और समाज में जो है कई सारी समस्याओं का समाधान ये कर सकती हैं। तो इसलिए जो है अपने बहनों को, अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, अच्छे संस्कार दीजिए। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई संचालित और सौर विनिर्माण लाइन किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये देखिएगा पहली एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन। तो किस राज्य में शुरू की गई है? तो विकल्प में है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो सही उत्तर आपका रहेगा गुजरात के सूरत में यह जो है शुरू की गई है, भारत की पहली एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन। तो देखेंगे इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। उन्होंने जो है गुजरात के सूरत के कोसांबा में जो है गोल्डी सोलर की नई सुविधा में भारत की पहली एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन का शुभारंभ किया है। कहाँ शुरू किया है? सूरत के कोसांबा में जो गोल्डी सोलर एक जो है कंपनी है, उसकी नई सुविधा में भारत की पहली एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन का शुभारंभ किया है। एआई संचालित सुविधा जो है भारत के नेट जीरो संक्रमण का जो है समर्थन करते हुए सटीकता, मापनीयता और दक्षता को जो है बढ़ाती है। क्षमता इसका देखेंगे तो 14 गीगावाट इसकी क्षमता है। यह उद्योग प्रथम एआई नवाचार को जो है एकीकृत करता है।
तो इसको भी ध्यान रखना। अभी कहे ना पहला जो है ये सुविधा है, पहली एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन है, तो इसको जो है नवाचारों को यहाँ एकीकृत करता है, इंटीग्रेट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखेंगे आपके प्रहलाद जोशी हैं, इसका उद्घाटन कर रहे हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा नीपर नदी। नीपर नदी किस सागर में गिरती है जो चर्चा में भी रही है, और क्यों चर्चा में रही उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो ये पहले आपको बताना है किस सागर में गिरती है नीपर नदी। विकल्प में है काला सागर, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, एड्रियाटिक सागर। तो ये काला सागर में आपके गिरती है। अब काला सागर में गिरती है तो ये क्यों न्यूज में था ये देखिएगा पहले। तो ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रूस जो है भारी नुकसान के बावजूद खेरसान में नीपर नदी को पार करने के लिए जो है लगातार हमले कर रहा है। तो कहाँ खेरसान, खेरसान में जो है हमला कर रहा है, जिससे ये नीपर नदी के जो है इस साइड में, मान लीजिए इधर आपका रूस है, इधर यूक्रेन है, तो इस साइड में जिससे ये खेरसान में जो है इस साइड में बढ़ जाए, तो इसके लिए जो है चर्चा में रहा है। तो देखिएगा उद्देश्य इसका क्या है, ये हमला जो कर रहा है, ये हमला के पीछे उद्देश्य क्या है। तो संभावित शांति वार्ता से जो है पहले अधिक क्षेत्र पर जो है कब्जा करना। यानी अभी आप जानते होंगे यूक्रेन के जो है कौन है, जेलेंस्की, और डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में जो है वार्ता हुआ था, जिसमें ट्रंप जो है उनको धमकाते हुए भी नजर आए हैं। वो डायरेक्ट जो है ऐसा वीडियो वायरल हुआ कि युद्ध को शांति करिए। तो उसके कारण से ये लग रहा है कि अभी शांति वार्ता होने वाला है। तो शांति वार्ता से पहले, शांति वार्ता में क्या होता है, तो ऐसे कहा जाता है लगभग कि जो जिस क्षेत्र पर काबिज है उस पर काबिज रहे। अगर ये शांति वार्ता हो जाएगी तो पहले से मान लीजिए रूस खेरसान वाले क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कब्जा कर लेगा, तो कब्जा उसका छूटेगा नहीं। इसीलिए वो जो लगातार हमला करके उसको ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को है, अधिक से अधिक क्षेत्र पर जो है कब्जा करना चाह रहा है। तो यही है शांति वार्ता का जो है, शांति वार्ता होने वाला, इसीलिए जो है कर रहा है। तो नीपर नदी के बारे में देख लीजिएगा। नीपर नदी का उद्गम जो है रूस के सोमोलेंस्क से हुआ है। यहाँ जो बलदेई पहाड़ियां हैं, वहां से इसका उद्गम हुआ है। और ये इसका मुहाना काला सागर में गिरता है, जो लगभग 2200 किलोमीटर जो है दूरी तय करके काला सागर में गिरता है रूस से जो है निकल करके काला सागर में गिरता है, और 2200 किलोमीटर दूरी लगभग तय करता है। अगर इसमें देखेंगे देश है तो रूस से ये गुजरता है, रूस से निकलता है, बेलारूस में आता है, उसके बाद यूक्रेन के बगल में आकर काला सागर है, अभी दिखाते हैं, वहीं ये जाकर के अपना गिरता है। और देखेंगे वोल्गा, डेन्यूब और यूराल नदी के बाद यूरोप की यह चौथी सबसे बड़ी नदी है। कैथी सबसे बड़ी नदी है, चौथी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी जो है बेलारूस और यूक्रेन के अधिकांश हिस्सों में जो है बहती है, और ऐतिहासिक रूप से यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती थी, जो यूक्रेन को जो है दाएं और बाएं किनारों में विभाजित करती थी। यानी ये दो भागों में विभाजित करती थी। देखेंगे इसका मैप, ये देखिएगा आपका मुख्य भाग से लगभग आपको लग रहा है इधर आधा इधर आधा, तो यूक्रेन के मुख्य भाग से लगभग जाती थी, और ये जो है दो भागों में इसको विभाजित करते थे। तो यहाँ देखेंगे आपका काला सागर है, ब्लैक सी, और आप ये देखेंगे एक क्या है आपका क्रीमिया। इसी के लेकर के जो है यूक्रेन और रूस में खास करके जो है मेन मुद्दा तो एक क्रीमिया वाला था। क्रीमिया की वजह से जो है ये मुद्दा उठा था कि जो है इसको जो है इसके कारण से जो है युद्ध हुआ था। बाद में जब इसको कब्जा कर लिया रूस ने, तब यही कहा गया कि जो है हम नाटो का जो है सदस्य बनेंगे। ये किसने कहा था, यूक्रेन ने कहा था। ये तो बाद में कहे थे, लेकिन मेन मुद्दा ये 2014 से ही इसको कब्जा में किया था। तब से ये जो है ये इन लोगों में, इन दोनों देशों में विवाद चल रहा था, रूस और यूक्रेन में। और जब इसमें कब्जा किया उसके बाद फिर वो कहा कि हम नाटो का सदस्य बन जाएंगे, फिर वो युद्ध शुरू हो गया। तो देखेंगे इसके इसकी राजधानी जो है इस यहाँ से जो है ये होकर के जो है नीपर नदी आपके बह रही है। देखिएगा यहाँ डी साइलेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो ये ब्लैक सागर में गिरती है, और यहाँ आपका सी ऑफ एजोव है, इसको भी ध्यान रखना है। तो क्रीमिया भी आपको ध्यान रखना, ब्लैक सागर में ही स्थित है, और यहाँ से कहीं से निकल रही है रूस से, और देखिएगा बेलारूस से आते हुए और रूस से आते हुए यहाँ मिलती है। तो ध्यान रखना, ये नदी जो है महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन इस सब नदी से पूछा जाता है, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। अगला है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो इसका थीम क्या था जो इसका अभी आयोजन किया गया, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का? तो सही उत्तर आपको बताना है इसका थीम क्या है। तो सही उत्तर है विकल्प में आपके सतत विकास भविष्य की मांग, उसके बाद सतत विकास समग्र समाधान, सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी,
और जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही तेज करना। तो क्या थीम है इसका, आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा सतत विकास और जलवायु समाधान में जो है तेजी लाने के लिए साझेदारी करना, ये इसका थीम है। तो देखेंगे सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी, ये इसका थीम था। और अब इसके वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के बारे में देख लीजिएगा। अब की वर्ष ये जो है 24वां संस्करण है, जो 2001 से इसका आयोजन हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन हो रहा है, शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसको जो है ऊर्जा और संसाधन संस्थान है दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसको कराता है, इसको आयोजन कराता है। और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है 5 से लेकर के 7 मार्च तक है। और उद्घाटन जो है हमारे केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। थीम अब की वर्ष का है सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी, यानी पार्टनरशिप टू एक्सीलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सोल्यूशन। तो ये आपको महत्वपूर्ण है। ये थीम आपसे जो है पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन में भी आपका यही था, इसका थीम क्या है। तो सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी या समाधान जो भी कह लीजिए, समाधान के लिए जो है समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी। तो इसके लिए जो है इस थीम के तहत इसको आयोजित किया गया था। और लक्ष्य या इसका क्या है, वैश्विक नेताओं से जो है चर्चा और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए जो है एक मंच प्रदान करना, इस जो है थीम का उद्देश्य है। इस जो है कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य भी यही है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा सतत विकास के लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं। सतत विकास मतलब जानते होंगे ऐसा विकास जो भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए हुए, भविष्य के जो पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए हुए और अपना विकास करते रहे। यानी आप जो है विकास करिए लेकिन आने वाली पीढ़ियां हैं उनको उसका इस नुकसान का भुगतान न करना पड़े, वही सतत विकास होता है। आप जानते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य हम लोग 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो 2030 तक इसको पूरा करना है। और जबकि रिपोर्ट में यह भी आया है कि अभी जो हम SDG जो कार्य कर रहे हैं उस पर सिर्फ 14% पे ही कार्य हो रहा है। और जबकि हम लोग का लक्ष्य 2030 तक जो है पूरा इसको 100% पूरा करना है। तो ये आपको इसके बारे में भी याद रखना है। देखिए मित्र, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा सेशन को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नई नई जानकारी जो है मिलते रहे। अगला है वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का जो है नोबेल के रूप में प्रसिद्ध पुरस्कृत पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, जिसे जो है आर्किटेक्चर का जो है नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ये जो है किसे प्रदान किया गया है, विकल्प में है लियू जियाकुन, बालकिंड विठल दास, ली केकीपांग और बिमल पटेल। तो ये आपको बताना है किसको जो है ये दिया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा लियू जियाकुन को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कहाँ के हैं, चीन के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसके बारे में देखेंगे डिटेल्स। यह चीन के से बिलोंग करते हैं लियू जियाकन, तो इसको ध्यान रखना है। और चीन के जो है लियू जियाकन को वास्तुकला के लिए पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, जो अब की वर्ष का जो है 54वां संस्करण है। तो ये आपको याद रखना है। ये चीन में जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थान से लेकर के नागरिक संस्थान, सिविक स्पेस और वाणिज्यिक बिल्डिंग तक जो है 30 से अधिक परियोजनाओं पर जो है काम किया है। तो इसको आपको याद रखना। 53वां पुरस्कृत पुरस्कार जो है जापान के रिकेन यामामोटो को दिया गया था। अब पुरस्कृत पुरस्कार देख लेंगे इसके बारे में। तो वास्तुकला के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। शुरुआत इसका जो है 1979 में अमेरिका के पुरस्कृत परिवार हाइट फाउंडेशन द्वारा जो है किया गया था। इसे जो है J.A. प्रिट्स्कर और उनकी पत्नी जो है किंडी प्रिट्स्कर द्वारा स्थापित किया गया था। पुरस्कार राशि अगर इसमें देखेंगे तो आपका 1 लाख अमेरिकी डॉलर जो है और एक कांस्य पदक दिया जाता है। 1 लाख अमेरिकी डॉलर मतलब समझ जाइए, इसको जो है आप 88 लगभग इसके आसपास इसका प्राइस इस समय चल रहा है। तो इससे जो है मल्टीप्लाई करके आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इस प्राइस का राशि होगा। यानी आपका 88 लाख रुपए के आसपास इसका प्राइस हो रहा है। तो इतना ये दिया जाता है, इसीलिए इसको जो है वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ये देखेंगे लियू
जियाकन यही है जो पुरस्कार 2025 पाए हैं, चीन से बिलोंग करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं जो अभी ये अवार्ड इनको दिया गया है। अगला है नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरे देश में हो रहा है लेकिन ये भारत भी पार्टिसिपेट करने के कारण से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो विकल्प में है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान। तो कौन से ये ड्रैगन अभ्यास का नौसैनिक अभ्यास है सी ड्रैगन, इसमें कहाँ हो रहा है ये, तो आपका यूएसए में ये जो हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। देखेंगे इसके बारे में। सी ड्रैगन अभ्यास यानी सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2025 की मेजबानी यूएसए की अभ्यास नौसेना के जो है यूएसए की जो है नौसेना के सॉरी ये है यूएसए की नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? यूएसए के नौसेना के द्वारा 7वें बेड़े के द्वारा किया जा रहा है। आयोजन इसका 4 मार्च से शुरू हुआ जो 19 मार्च तक चलेगा, और 2019 से इस एक्सरसाइज को जो हम कर रहे हैं। और भागीदार देखेंगे इसमें, भागीदार तो अमेरिका हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और कोरिया गणराज्य, यानी 5 राष्ट्र इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना कि कौन कौन से देश इसमें जो है भाग ले रहे हैं, यही आपसे पूछा जा सकता है। अगला है एस्ट्रा एम के थर्ड है यह मिसाइल का नया आधिकारिक नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आपको बताना है एस्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम बदल करके क्या किया गया है। विकल्प में है गांडीव, पिनाक, धनुष, त्रिशूल। तो सही उत्तर आपका रहेगा गांडीव कर दिया गया है, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, गांडीव। तो देखेंगे क्यों कर दिया गया है। तो भारत की अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल करके गांडीव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, गांडीव, जो भारत में जो है अर्जुन के प्रसिद्ध धनुष से प्रेरित है, जो महाभारत के में आप जानते होंगे इनके धनुष का नाम भी गांडीव था। और यह लड़ाकू विमानों के लिए डिजाइन की गई एक दृश्य सीमा को जो है परिदृश्य सीमा से परे ये एक है मिसाइल है, और जो हवा में मार करने वाली मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल है। कैसा है, एयर टू एयर मिसाइल है। यही आपसे पूछा जा सकता है कि ये कैसा मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया था। उद्देश्य यही है दृश्य सीमा से परे हवाई युद्धों में जो है क्रांति लाना। और इसे जो है इंडियन एयर फोर्स के सुखोई 30 MKI और तेजस विमानों पर जो है तैनात किया जाता है। मतलब ये देखेंगे आपका एस्ट्रा है, जो इसमें जो है लगाया जाता है, किसमें आपको पता है ना, सुखोई 30 MKI पर और तेजस विमानों पर इसको तैनात किया जाता है, जिससे जो है मिसाइल जो है युद्ध में अच्छे से परफॉर्मेंस करता है। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के दूसरे संस्करण का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आयोजन कहाँ किया जाएगा, यहाँ कहाँ किया जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो विकल्प में है आपका देहरादून, नई दिल्ली, गुरुग्राम, भोपाल। तो कहाँ इसका आयोजन किया जाएगा, सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो अब इसके बारे में देखेंगे। घोषणा इसको जो है हमारे खेल और युवा मामले के मंत्री हैं, कौन से हैं, मनसुख मांडविया, आप जानते होंगे यही खेल मंत्री है। तो इनके द्वारा घोषणा कर दी गई है कि 20 से लेकर के 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में क्या होगा, पैरा एथलीट गेम होगा। देखिएगा जिस तरह से हम लोग गेम्स खेलते हैं उसी प्रकार से हम लोग जैसे खेलो इंडिया गेम्स होता है, तो खेलो इंडिया गेम्स में नॉर्मल लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो है ऐसा कहा गया कि जो विकलांग लोग होते हैं उनको भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। तो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए पिछले वर्ष से जो है 2023 से खेलो इंडिया पैरा गेम्स होने लगा। इसमें जो है विकलांग लोग शामिल होते हैं, आप जानते होंगे पैरा गेम्स में जो है विकलांग लोग शामिल होते हैं जिनके कोई ना कोई अंग में कुछ समस्या होती है। तो ये पिछला वर्ष जो है 2023 में नई दिल्ली में भी ही हुआ था, और अब की वर्ष भी दिल्ली में हो रहा है, और अब की वर्ष इसका जो है दूसरा संस्करण है। इसमें जो है लगभग 1230 पैरा एथलीट जो है इसमें विषय पर प्रतिस्पर्धा करेंगे, इसमें भाग लेंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बताना है आपकी बार का पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिएगा मित्र, आज के करंट अफेयर्स यहीं पर रखते हैं। अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई नई जानकारी आपको मिलते रहे।
और देखिएगा आपका करंट अफेयर जो है मंथली का अपलोड कर दिया गया, उसको आप एक फरवरी का, वो फरवरी का करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट डेज और थीम उसको देख लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वो। और जो है आने वाले एग्जाम में आपको वहां से कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।